पुर्तगाली थे, डच, डेनिश, ब्रिटिश, फ्रांसीसी। एक लंबी लिस्ट है। जी, लेकिन 18वीं सदी आते आते जो छोटे मोटे खिलाड़ी थे जैसे डेनमार्क और स्वीडन वाले, वो इस रेस से बाहर हो गए। और पुर्तगालियों का क्या हुआ? वो तो सबसे पहले आए थे। पुर्तगालियों ने अंग्रेजों से लड़ने के बजाय रिश्तेदारी करना ज्यादा सही समझा। अच्छा। हाँ, जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से शादी की तो उन्हें दहेज में बम्बई का पूरा टापू मिल गया। पूरा बॉम्बे दहेज में? जी, तो उनके बीच का जो तनाव था वो काफी हद तक खत्म हो गया। हाँ। अब बचे डच। डच भी तो एक बड़ी ताकत है। थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें 1759 में बेदरा की लड़ाई में बहुत बुरी तरह हराया। उसके बाद डचों ने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया और भारत से वो एक तरह से हट गए। तो मतलब 1740 आते आते अखाड़े में सिर्फ दो बड़े पहलवान बचे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्हीं के बीच के टकराव को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें समझनी चाहिए। बताइए। जब हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं तो इसका आज के कर्नाटक राज्य से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। हाँ, बहुत। उस जमाने में जो पूर्वी समुद्री तट था, मतलब कोरोमंडल कोस्ट, उस इलाके को अंग्रेज कार्नाटिक कहते थे। और वही कार्नाटिक हिंदी में बोलते बोलते कर्नाटक बन गया। बिल्कुल। ये इलाका उस समय हैदराबाद के निजाम के नीचे एक सूबा था और उसका अपना एक नवाब होता था। सारी लड़ाई इसी इलाके में हुई। ठीक है, तो कुल कितने युद्ध हुए? कुल 3 युद्ध हुए और हर युद्ध की कहानी एक दूसरे से जुड़ी है। तो शुरू करते हैं पहले कर्नाटक युद्ध से, जो 1746 में शुरू हुआ। और दिलचस्प बात तो ये है, जैसे कि मैंने पढ़ा कि इस पहले युद्ध की वजह वो भारत में थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं थी। इसकी चिंगारी तो हजारों मील दूर यूरोप से आई थी। यूरोप से? जी, यूरोप में उस वक्त ऑस्ट्रिया की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसे लेकर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जंग छिड़ी हुई थी। बस उसी आग की लपटें भारत तक पहुंच गईं। तो ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का लोकल चैप्टर था। बिल्कुल सही कहा आपने। तो भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब पहला हमला किसने किया? शुरुआत की अंग्रेजों ने। एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी थे कॉमोडोर बार्नेट। उन्होंने कुछ फ्रांसीसी व्यापारिक जहाजों को पकड़ लिया। और उस जमाने में ये बहुत बड़ी उकसाने वाली बात थी। बहुत बड़ी। और फ्रांसीसी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, खासकर जब उनका गवर्नर डुप्ले जैसा महत्वाकांक्षी आदमी हो। डुप्ले, हाँ, ये नाम तो बहुत बार आता है। डुप्ले बहुत ही चालाक रणनीतिकार था। उसने बदला लेने के लिए अंग्रेजों के सबसे बड़े गढ़ मद्रास पर हमला करके कब्जा कर लिया। सीधा मद्रास पर ही कब्जा कर लिया? ये तो अंग्रेजों के बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बहुत बड़ा। डुप्ले ने इस जीत के लिए कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद भी मांगी थी और वादा किया था कि मद्रास जीतकर उन्हें सौंप देगा। लेकिन उसने अपना वादा निभाया नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। जीतने के बाद डुप्ले मुकर गया। इससे नवाब अनवरुद्दीन को बहुत गुस्सा आया जाहिर है। और उन्होंने अपनी 10,000 की सेना फ्रांसीसियों को सबक सिखाने के लिए भेज दी। 10,000 की सेना? जी, और यहीं पर 1748 में हुआ सेंट थोम का युद्ध, जो इस पूरी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। एक मिनट, तो एक तरफ नवाब की 10,000 की सेना, हाँ। और दूसरी तरफ फ्रांसीसियों की एक छोटी सी टुकड़ी। बिल्कुल। नतीजा तो फिर साफ ही रहा होगा। यही तो कहानी पलट गई। फ्रांसीसियों की मुश्किल से 1,000 सैनिकों की अनुशासित और बेहतर हथियारों वाली टुकड़ी ने, सिर्फ 1,000? हाँ, सिर्फ 1,000, उस टुकड़ी ने नवाब की 10,000 की विशाल और बेतरतीब सेना को धूल चटा दी। ये कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा नतीजा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये तो बहुत बड़ा उलटफेर था। इसका मतलब ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस एक लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि भारतीय राजाओं की विशाल सेनाएं यूरोपियों की छोटी मगर संगठित फौजों के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब संख्या बल का कोई मतलब नहीं रह गया था। नहीं, यहीं से भारतीय रजवाड़ों को समझ आया कि असली ताकत ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में है, और यहीं से भारतीय राजाओं में यूरोपियन सैनिकों को अपनी सेना में रखने की होड़ शुरू हो गई। अच्छा, तो ये पहला युद्ध खत्म